लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जो मॉडर्न मेथड्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, वो हमने किया था। उसमें आपको बताया था कि पहले जो प्रिस्क्रिप्शन था वो उसमें सिर्फ उसमें लैटिन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन आजकल क्या होता है जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लैटिन टर्म्स और इंग्लिश का दोनों का मिक्सचर यूज़ होता है। हालांकि आजकल जो लैटिन टर्म्स हैं वो बहुत कम यूज़ होती हैं पहले का कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी यूज़ होती हैं। आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन में, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने कई बार कुछ ऐसा लिख रखा है B.D, ठीक है, उसका मतलब होता है बिस डाई, यानी जैसे कि ये इसमें दे रखा है बिस डाई ट्वाइस अ डे, ठीक है, 2 टाइम लेनी है। तो इस तरह से बहुत सारे लैटिन टर्म्स होती हैं और उनकी एब्रीवेशंस, उनको एब्रीवेट फॉर्म में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखता है, और वो कौन अंडरस्टैंड करता है, वो सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही समझ पाता है, क्योंकि उन्होंने वो सारी लैटिन टर्म्स पढ़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ लैटिन टर्म्स हैं, वैसे आपके फार्मास्यूटिक्स 2 के अंदर बहुत सारी लैटिन टर्म्स हैं, जिसमें से जितनी मैं मोस्टली सारी ही ऑलमोस्ट ट्राई करूँगी कि कवर हो जाए। अगर नहीं होती तो आपको बुक बता दूँगी, उस बुक में से सारी आप पढ़ लेना, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, लैटिन टर्म्स। इसमें मैंने लैटिन टर्म्स अलग अलग तरीके की, इसमें जो कैटेगराइज कर रखा है, जैसे काइंड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह की प्रिपरेशन है उसके बेस पे लैटिन टर्म, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से मेथड एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन को, ठीक है, उसको स्वेलो करना है, उसको इंजेक्शन की फॉर्म में देना है, ठीक है, ये मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब देना है उसको, ठीक है, एक दिन में 1 बार देना है, 2 बार देना है, 4 बार देना है, मॉर्निंग में देना है, इवनिंग में देना है, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आ जाती है लैटिन टर्म। ये मैंने एक साइड इसकी लैटिन टर्म्स लिखी हुई हैं और बीच में इसकी एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं, जो कि एब्रीवेटेड फॉर्म ही प्रिस्क्रिप्शन में जो डॉक्टर है या प्रिस्क्राइबर है वो लिखते हैं, और इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले आ गई ऑरिस्टल, ठीक है, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म ऑरिस्टल की फॉर्म में लिखा जाता है और इसका मीनिंग होता है ईयर ड्रॉप्स। इसको ऑरिस्टल की फॉर्म में लिखा जाता है, एब्रीवेटेड फॉर्म में, लैटिन की एब्रीवेटेड फॉर्म में। सेकंड है कैप्सुला, इसको ओनली कैप्स लिखा जाता है और इसका इंग्लिश मीनिंग है कैप्सूल। नेक्स्ट है चार्टर, इसको चार्ट लिखा जाता है एब्रीवेटेड फॉर्म में और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ पाउडर। उसके बाद नेक्स्ट है इंजेक्टिस, इंजेक्टिस में इंजेक्शन INJ लिखा जाता है इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में, और एन इंजेक्शन इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है, ठीक है। लिक्विड, जो कि लिक्विड होता है, लिक की फॉर्म में लिखा जाता है इसको इंग्लिश एब्रीवेटेड फॉर्म में, लैटिन के एब्रीवेटेड फॉर्म में, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ सॉल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये सारी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह की प्रिपरेशन है, डोजेस फॉर्म किस तरह की है उसके बारे में बता रखा है। नेरिस्टले, नेरिस्ट इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है नेजल ड्रॉप्स, जो नाक में डालने वाली नेजल ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है। पास्ता, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म होता है पेस्ट और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पेस्ट, जो पेस्ट होती है ना, ये पेस्ट यूज करते हैं, वो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी लैटिन टर्म है पेल्विस, पेल्व लिखा जाता है इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में, ठीक है, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पाउडर। नेक्स्ट हमारी लैटिन टर्म है टैबुला, ठीक है, टैब लिखा जाता है, ठीक है, पूरा नहीं लिखते, टैब लिखते हैं इसको, और इसका इंग्लिश मीनिंग है अ टेबलेट। नेक्स्ट लैटिन टर्म है अनजेंटम, इसको UNG एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है एन ऑइंटमेंट। ये तो वो वाली लैटिन टर्म्स थी जो कि काइंड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह की प्रिपरेशन है, यहाँ पे मैं सारी नहीं लिख पाई इस बोर्ड पे, तो ये आप बाकी भी और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या होता है, पेल्विस आ गया, पेल्विस तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कुछ और भी लैटिन टर्म्स है, जैसे नेबुला, नेबुला मीन्स नैब, नेबुला का जो एब्रीवेटेड फॉर्म है नैब, जिसको स्प्रे सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इमल्शियो, इमल्शियो की एब्रीवेटेड फॉर्म है इमल, ठीक है, एब्रीवेशन फॉर्म में इमल लिखते हैं, ये एक इमल्शन के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद एक और लैटिन टर्म है नेक्स्ट क्रीमर, जिसको क्रेम लिखा जाता है CREM, ये एक इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ क्रीम, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल हो गया, जर्टा हो गया, ये सारे। उसके बाद इनसफ्लेशियो, इनसफ्लेशियो को लैटिन टर्म की एब्रीवेशन फॉर्म में लिखा जाता है इनसफ,
इंसफ लिखा जाता है और इसका इंग्लिश मीनिंग होती है इनसफलेशन। इनसफलेशन क्या होता है, इनहेल किए जाते हैं जो पाउडर, उनको बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग इसकी ये काइंड ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे है। लोशियो जिसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लॉट लिखा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश मीनिंग होता है लोशन। तो ये सारे काइंड ऑफ प्रिपरेशन में आ गए। ये जो बाकी जो पेंडिंग रह गए इसमें वो आप बुक से पढ़ लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती हैं वो है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम कैसे उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेंटस, इसके लिए लिखा जाता है एप्लीकेंट, यानी टू बी अप्लाइड, आपको अप्लाई करना है कोई भी ऑइंटमेंट के लिए या किसी भी लोशन के लिए होता है। नेक्स्ट रिलेटेड टर्म है कैपिएंडस। कैपिएंडस में कैपिएंड इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है टू बी टेकन, इसको लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लैटिन टर्म है डीग्लूटिएंडस। डीग्लूटिएंडस लैटिन टर्म है। डीग्लट इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है और इंग्लिश फॉर्म में इसको टू बी स्वेलोड, कोई डीग्लटेशन यानी इसको स्वेलो करना है, आपने निगलना है। ठीक है, नेक्स्ट जो लैटिन टर्म है वो है हमारी सिग्ना। सिग्ना इसको सिन की फॉर्म में लिखा जाता है। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो है लेबल। लेबल इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। नेक्स्ट है मिस सेंडस। मिस सेंडस लैटिन टर्म है और इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है मिस सेंड और इसको इंग्लिश मीनिंग में टू बी मिक्स्ड। कई बार कुछ पाउडर्स हो जाते हैं या कुछ भी कोई सॉल्यूशन दिया जाता है किसी पाउडर के साथ, तो उसको मिक्स करके लेना है, तो इसमें ये वाली टर्म यूज करते हैं डॉक्टर, उसके एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं मिस सेंड, जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू बी मिक्स्ड। ये है हमारी मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में और भी कुछ टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे यूटिएंडस, यूटिएंडस को यू लिख दिया जाता है या यूटेंड लिखा जाता है टू बी यूज्ड। ठीक है, साइमेंडस, ठीक है, टू बी इसका मतलब भी एस लिखते हैं या सम लिखते हैं, ये एब्रीवेटेड फॉर्म में, और इंग्लिश मीनिंग इसका भी होता है टू बी टेकन। वैसे कैपिएंडस का भी सेम ही होता है, टू बी टेकन, कई बार एस भी लिखा जाता है। ठीक है, ये है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं या फिर कैसे अप्लाई करना है अपने डोजेस फॉर्म, किस वे में उसको लेना है, स्वेलो करना है, अप्लाई करना है बॉडी पे, ठीक है, या फिर मिक्स करके लेना है किसी के साथ, वो सारा इसमें आ जाता है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके अंदर और भी टर्म्स हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी मेडिसिन है या कोई भी डोसेस फॉर्म है, किस टाइम पे वो एडमिनिस्टर करनी है बॉडी में। ठीक है, तो इसमें आ जाती है सेमन इन डाई। इसकी जो एब्रीवेटेड फॉर्म है उसको सेम इन डाई लिखा जाता है, सेम इन डाई लिखा जाता है, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो वंस अ डे, यानी कोई भी चीज है, कोई भी मेडिसिन है, उसको दिन में एक बार लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वो है बिस डाई। ठीक है, या फिर बिस इन डाई भी होता है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बिस इन डाई भी होता है, बिस डाई है, तो इसको B.D की तरह इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर लिखते हैं, आपने देखा होगा, ये बहुत ही कॉमनली यूज होती है। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार लेनी है, जो भी टेबलेट है, कैप्सूल है, जो भी कुछ है वो दिन में 2 बार लेनी है। उसके बाद टर इन डाई यानी T.D, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार लेनी है। उसके बाद इसमें क्वार्टर इन डाई भी आता है, मैंने इसमें लिख नहीं रखा, क्वार्टर इन डाई, उसमें QD लिखा होता है, यानी 4 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार लेनी है। ठीक है, उसके बाद अब अलग अलग टाइम, डे के भी टाइम आगे आ जाते हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, स्पेस नहीं थी इतनी, तो डे के भी आगे टाइम आ जाते हैं, जैसे मॉर्निंग में लेना है, इवनिंग में लेना है, नाइट में लेना है, तो उसमें आगे जो टर्म्स हैं वो जैसे मैंने, ठीक है, इसके लिए M से इसको डोनेट किया जाता है कि M, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कि इन द मॉर्निंग, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी टेबलेट्स होती हैं जो कि कब लेनी है, मॉर्निंग में लेनी है। ठीक है, आगे आ जाता है नेक्स्ट ओमनी मनी। ओमनी मनी यानी इसको OM से डोनेट किया जाता है, एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग सुबह उठते ही आपको ये मेडिसिन लेनी है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है ओमनी नॉक्टे, इसको ON से एब्रीवेट किया जाता है, इसका इंग्लिश मीनिंग है एवरी नाइट, हर रात को ये लेनी है। ठीक है, ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। इसमें और भी आ जाते हैं, जैसे
इंटरनॉक्टे को डोनेट किया जाता है इंटरनॉक्टे से, ठीक है। इसका मतलब होता है ड्यूरिंग नाइट। इंटरनॉक्टे से डोनेट किया जाता है, मीनिंग होता है ड्यूरिंग नाइट, नाइट के दौरान लेनी है, ठीक है। नॉक्टे एट द नाइट, नॉक्टे यहाँ से सब मने मॉर्निंग, नॉक्टे यानी नाइट, ठीक है। इन द नाइट उसको एन से डोनेट करते हैं, ठीक है। कई बार लिखा होता है नॉक्टे एट मैनी, तो उसमें क्या करते हैं एन डॉट इस तरह से n.et.m, ठीक है। नॉक्टे एट मनी यानी नाइट एंड मॉर्निंग, रात को भी लेनी है और मॉर्निंग में भी लेनी है, ठीक है। ये तो हो गया टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद और आवर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, कई बार कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें डॉक्टर कहता है कि आप 2 घंटे बाद लेना, 3 घंटे बाद लेना, या हर 4 घंटे बाद आपने ये लेनी है। कुछ ऐसी डोजेस फॉर्म होती है जैसे सस्टेन्ड रिलीज, जिसमें क्या होती है कुछ डोजेस फॉर्म होती हैं, वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होती रहती है और 4 घंटे के बाद फिर दोबारा लेनी पड़ती है, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो उसमें आर्स का रिलेटेड आ जाता है। तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ लेटेंट टर्म्स हैं, जैसे कि मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। जैसे ओमनी ओरा को डोनेट किया जाता है OH से, ओमनी ओरा। ये तो मैं इसमें लिख देती हूँ। ओमनी ओरा, ठीक है। OH यानी एवरी आवर, ठीक है। इस तरह से ये आवर्स के अकॉर्डिंग है ओमनी ओरा। उसके बाद ओमनी क्वार्टर ओरा, O.Q.H एब्रिवेटेड फॉर्म है, यानी हर चौथे घंटे बाद आपको जो भी डोसेस फॉर्म लिखी है डॉक्टर ने वो लेनी है, ठीक है। और इसमें आ जाती है जैसे अल्ट्रिस ओरा, अल्टर और, इसको लिखा जाता है एब्रिवेटेड फॉर्म में ALT.HOR और एवरी 2 आवर्स, मतलब कि हर 2 घंटे बाद आपको वो मेडिसिन लेनी है। उसके बाद क्वार्टरिस ओरा यानी क्वार्टर, हर 4 घंटे बाद, ठीक है। टर्टरिस ओरा यानी टर्टरी डॉट TERT.HOR यानी हर 3 एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे बाद वो मेडिसिन लेनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ होती है, कुछ और भी को रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि एंटीसिबॉस AC, ये रिलेटिव टर्म है एंटीसिबॉस और AC, ठीक है। इसको एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। इंग्लिश मीनिंग है इसका बिफोर मील्स, ये इसका इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है। ये हो गया एंटीसिबॉस। उसके बाद पोस्ट सिबॉस, ठीक है, P.C, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग, ये तो एब्रिवेटेड फॉर्म लेटिन टर्म हो गई पोस्ट सिबॉस, ठीक है। एब्रिवेटेड टर्म हो गई इसकी P.C. आफ्टर मील्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है इंटरसिबॉस IC, जिसका इंग्लिश मीनिंग एब्रिवेटेड फॉर्म I.C, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग हो गया बिटवीन द मील्स के बीच में लेना है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, अब सारी इसमें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ठीक है। तो बाकी टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आप अपनी बुक में से, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि कॉमनली यूज होती हैं प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आजकल प्रिस्क्रिप्शन में लेटिन टर्म बहुत कम यूज होती है, लेकिन यूज होती हैं, लेकिन जो पहले का टाइम था उसमें लेटिन टर्म्स ही सबसे ज़्यादा यूज होती थी। आजकल इंग्लिश टर्म्स यूज होती हैं, उसके साथ लेटिन टर्म्स भी यूज होती हैं, ये बहुत कॉमनली यूज होती हैं, जो मैंने आपको करवा दी, वर्बली भी करवाई हैं और ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितनी कवर हो सकती थी वो मैंने बोर्ड पे भी लिख के आपको करवाई है, ठीक है। तो ये आपकी लेटिन टर्म्स है। बाकी जो पेंडिंग है सब इम्पोर्टेंट है, बाकी भी करनी है। उसके लिए आपकी ये बुक है RM मेहता
फार्मास्यूटिक्स 2 की बुक है R.M. मेहता, ये वाली बुक रेफर कर लेना। इसमें आपका ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर पेज नंबर 5 से स्टार्ट है और ये पेज नंबर 9 तक दे रखी है। इसमें बाकी भी जो टर्म्स है सब इसमें कवर है, ऑलमोस्ट मैंने कवर करवाई हैं। उसके बाद आपका जो टॉपिक आ जाता है, ये तो आपका हो गया लेटेंट टर्म्स के रिगार्डिंग, ठीक है। लेटेंट टर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि हम मेथड्स ऑफ मॉडर्न मेथड पढ़े थे ना प्रिस्क्रिप्शन के, उसके अंदर लेटेंट टर्म्स भी उसका डिटेल पढ़ा था, उसमें जो लेटेंट टर्म्स यूज होती हैं उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ों की केयर करनी पड़ती है, ठीक है। केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, ये मैं इरेज कर देती हूँ लेटेंट टर्म बाकी की, क्योंकि ये लेटेंट टर्म्स तो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी और ये लेटेंट टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेटेंट टर्म्स के ऊपर, तो इसको स्किप मत करना, ये अच्छे से लर्न कर लेना, इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है, सारे लेटेंट टर्म्स अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अब है केयर required in dispensing prescription। ठीक है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें जब भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की डिस्पेंसिंग करनी है, किसी को भी मेडिसिन देनी है शेल्फ से, तो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन को अपने हाथ में रखना है, ताकि जो भी चीज़ आप, जो भी मेडिसिन है किसी भी शेल्फ से अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको वो एक तरह से रिमाइंडर की तरह एक्ट करेगा कि हाँ भाई ये मेडिसिन का नाम है, प्रिपरेशन का नाम है और इसकी स्ट्रेंथ ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी, ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, आपकी जो टेबल है उस पर रखा हुआ है, आपने पढ़ लिया कि हाँ ये मेडिसिन और आप ढूंढ रहे हो, उसको अगर हाथ में रखोगे, साथ में रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको पता होगा। क्योंकि मार्केट में जो एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन है, चाहे वो कोई भी है, नॉर्मल ले लो आप एग्जांपल, पैरासीटामोल का एग्जांपल ले लो, वो भी अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, 100 mg में भी आती है, 250 में भी आती है, 500 में भी आती है, तो आपके पास में होगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है और इससे कोई गलती भी नहीं होगी, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप गलती से जैसे PCM है ही निकाली, आपने देखी नहीं भी कितनी स्ट्रेंथ है, आपने अपनी मर्जी से निकाल दी, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा जो भी डिस्पेंसिंग बैलेंस है उसको, कोई भी इंग्रेडिएंट को वे करना है तो उसको क्लीन करके करना है वे करने से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि दूसरी चीज़ों का भी कोई पहले से ही पर्टिकुलर कोई चीज़ वे की है तो उसका भी वेट आ रहा है, तो उसको अच्छे से क्लीन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपने कोई चीज़ मेज़र करनी है, ठीक है, कोई भी इंग्रेडिएंट लेना है, ठीक है, तो उसका लेबल ज़रूर चेक करें। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा होता है शेल्फ पे पड़ी होती है बहुत सारी चीज़ें, आप जो उठा रहे हो, आपने कोई साइड वाला स्टॉक कंटेनर उठा लिया, वो नहीं उठाया, तो उसको डिस्पेंस करने से पहले उसका लेबल अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो डिस्पेंसिंग बैलेंस है वो कभी भी वे करोगे उसको क्लीन तो करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई पाउडर प्रिपरेशन है, किसी पाउडर को वे कर रहे हो, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि उसको स्पैचुला से ही, उसको पाउडर को वे करने के लिए स्पैचुला ही यूज़ किया जाए और वो स्पैचुला भी क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस स्पैचुला को पहले किसी और पाउडर को वे करने के लिए यूज़ किया है, उसके बाद उसी से उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या पता उसका वेट भी आ जाए और उसके साथ मिक्स भी हो जाए, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उसको स्पैचुला को भी और डिस्पेंसिंग बैलेंस को भी क्लीन कर देना चाहिए। उसके बाद बहुत सी ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती हैं, जैसे लोशंस हो गए, लिगामेंट्स हो गए, ठीक है। इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है, मेडिकल प्रिपरेशन होती हैं, उनको क्या करना है आपने
स्टोर करने के लिए रिब्ड बॉटल यूज़ करनी होती है। रिब्ड बॉटल जिनमें रिब्स होती हैं इस तरह से, कई बॉटल्स इस तरह से होती हैं, रिब्स बनी होती है, इस तरह की बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए। कैप है या फिर इस तरह से ठीक है, रिब्ड बॉटल में उसको डिस्पेंस करना चाहिए, इनको रिब्ड बॉटल्स कहते हैं। ठीक है, इसको रिब्ड बॉटल में ही सप्लाई करना चाहिए, इस तरह की होती है, इस फॉर्म में होती है रिब्ड बॉटल्स। उसके बाद और इनको क्या होता है मोस्टली, ये जो एक्सटर्नल प्रिपरेशन की बॉटल्स हैं इनके ऊपर लेबल पे ये लिखा होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, इस तरह से, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। लेबल पे ये चीज मेंशन होनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब जो लेबल पे लिखेंगे फॉर एक्सटर्नल यूज, आइदर या तो ये बैकग्राउंड है ये रेड कलर का हो, या फिर ये वर्डिंग है ये रेड कलर से लिख लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर इसका बैकग्राउंड है वो रेड कलर का, ताकि इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो कि ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनल यूज के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना जो भी प्रिस्क्रिप्शन है आपने सारा कुछ कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हैंड ओवर करना है, हैंडलिंग करनी है मेडिसिन टू द पेशेंट, पेशेंट को देनी है। अब उसको हैंड ओवर करने से पहले आप दोबारा से उसको चेक करोगे कि आपने जो प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन थी वही सारी प्रिपरेशन है। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ भी वही है। ठीक है, इसमें डाइक्लो लिखा था, इसमें ट्रामाडोल लिखा था, इसमें जो भी लिखा था इंजेक्शन था, ट्रामाडोल का इंजेक्शन लिखा था, आपने इंजेक्शन ही दिया ना। ठीक है, डोजेज फॉर्म भी वही दी है ना। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो सारी चीज़ें उसमें क्या आपने दोबारा से देखनी है बिफोर द हैंड ओवर टू द पेशेंट को हैंड ओवर करने से पहले। ठीक है, ये है हमारी जो केयर। ठीक है, अभी हमें एक प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने से पहले क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्सेज ऑफ एरर्स। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या क्या एरर होने की, क्या क्या गलतियां होने की संभावना होती है, तो वो जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाएंगे। अभी आपका ये लेटेंट टर्म्स वाला है। लेटेंट टर्म्स के लिए आपको बुक बता दी है फार्मास्यूटिक्स 2 की आर.एम. मेहता बुक में से बाकी लेटेंट टर्म्स आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कवर करवा दिए और इसमें कुछ वर्बली भी बता दी और केयर वाला टॉपिक भी हो गया कि डिस्पेंसिंग, एक प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए।